तो फ्रेंड्स, जल्दी से एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं जिससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नॉर्मली आपको सभी बुक्स में मिल जाएंगे बोर्ड प्रॉब्लम। और देखिए इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो कितना ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है, पहले इस क्वेश्चंस को देखें कि इसमें क्या है। इसमें एक्चुअली क्या है, ये एक बोट है और वो बोट जो है वो एक रिवर में मूव कर रहा है। दो कंडीशंस दी हुई हैं हमें और फिर हमें कैलकुलेट करना है कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगी और स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। यदि मैं देखूं तो ये एक बोट है और ये एक रिवर है, और रिवर एक कुछ वेलोसिटी v से, अगर मैं कंसिडर करूं कि कुछ वेलोसिटी v से रिवर फ्लो कर रहा है, तो यदि मैं देखूं कि इस बोट को, जो मेरा पहला कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो बोट है ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यदि चलता है तो उसमें उसको टाइम जो कंसिडर होता है वो 10 आवर्स लगते हैं। और यही बोट यदि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलेगा और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलेगा तो उसमें उसका जो टाइम जो वो टेक करेगा वो करेगा 13 आवर्स। तो हमको निकालना है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना होगा। तो देखिए ये मैं देख रहा हूँ कि ये एक रनिंग वाटर है और वाटर जो है वो कुछ अपनी वेलोसिटी v से लेट से मूव कर रही है, और ये बोट है और ये बोट भी, बोट की स्पीड यदि स्टिल वाटर होती, ये मूव नहीं कर रहा होता वाटर, तो हम कंसीडर करते कुछ कि लेट से वो कुछ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट जो है वो मूव कर रही है, और स्टिल वाटर की जो स्पीड है वो है v किलोमीटर पर आवर। तो हमने पहले एक कंसीडरेशन किया है, लेट अस कंसीडर that the speed of boat in still water be x किलोमीटर पर आवर। ये हमने पहले अज्यूम कर लिया कि स्टिल वाटर में इस बोट का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। दूसरा हमने और कंसीडर किया कि द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, रिवर का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी लेट्स से v किलोमीटर पर आवर। ये भी हमने कंसीडर किया हुआ है। तो अब देखिए इसके हिसाब से स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, जब पानी की धार में बोट बहेगा तो उस वक्त उसके स्पीड को ये और मदद करेगा स्ट्रीम। तो उस समय जो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम विल बी व्हाट, x प्लस v किलोमीटर पर आवर। ये अपना स्पीड इसका x है स्टिल वाटर में, जब स्ट्रीम मूव नहीं कर रहा है, जैसे पॉन्ड में उसका स्पीड लेट से x है। अब उसको मैंने एक बहती हुई धारा के साथ बहा दिया तो वो धारा की जो स्पीड होगी वो उसके साथ एडअप हो जाएगी, अगर वो धारा के साथ बह रहा है तो। यदि वो धारा के अपोजिट में बह रहा है तो वो धारा उसको रोकने की कोशिश करेगी, तो उसका जो अपना स्पीड है x, उसमें से वो स्ट्रीम का स्पीड माइनस हो जाएगा और उसका एक्चुअल स्पीड जो है वो निगेटिव, मतलब कि वो उस अपनी स्पीड जो उसकी स्टिल वाटर थी उससे वो स्पीड कम हो जाएगी। तो वही हमने लिखा है कि यदि डाउनस्ट्रीम में बोट बह रहा है तो उस समय उसकी स्पीड क्या होगी, x प्लस v किलोमीटर पर आवर। और ये भी इंप्लाई कर रहा है कि द स्पीड ऑफ बोट in upstream
विल बी व्हाट, x माइनस वी किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इस केस में मेरे पास दो कंडीशन दिया हुआ था कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलने में उसको 10 घंटे लग रहे हैं। तो मेरा पहला मोटो क्या होना चाहिए कि जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में उस बोट की वेलोसिटी या उस बोट की स्पीड क्या है, क्योंकि दोनों कंडीशन में मुझे एक डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो मुझे स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यदि कंसीडर करूं कि इस वाले कंडीशन में कुछ स्पीड होगी, इस वाले कंडीशन में कुछ स्पीड होगी, तो इस डिस्टेंस बाई वो स्पीड, ये डिस्टेंस बाई वो स्पीड, टोटल टाइम टेकन वही होगा और वो टोटल टाइम 10 घंटे मुझे दिए हुए हैं। और इस कंडीशन में भी एक स्पीड होगी, इस कंडीशन में भी एक स्पीड होगी, इसमें डिस्टेंस बाई स्पीड करूंगा, डिस्टेंस बाई स्पीड करूंगा, एक टाइम आएगी और वो टाइम मुझे 13 घंटे दिए हुए हैं। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टिल वाटर में कंसिडर कर लिया कि उसका जो स्ट्रीम का वेलोसिटी v है और स्टिल वाटर में बोट की वेलोसिटी x है। तो जब वो डाउन स्ट्रीम मूव करेगा तो वो दोनों स्पीड एडअप्स हो जाएंगी और वो स्पीड हो जाएगा x प्लस वी, और जब अपस्ट्रीम में बोट जाएगा तो उस समय उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वी, बिकॉज ये जो है उसको मदद न कर करके उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जा रहा है, तो उसकी स्पीड को घटा देगा। तो इस कंडीशन से जब मुझे एक स्पीड मिल गई है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की, और यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस है, तो मैं टाइम निकाल पाऊंगा। तो आप देखो कि मेरा जो कंडीशन 1 है, कंडीशन 1, उस केस में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ये जो टाइम लग रहा है इसको, इसमें लेट से ये T1 है और ये T2 है, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या बोल रहा है मेरा कंडीशन 1 कि 10 आवर्स होगा। तो ये जो T1 होगा 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं। तो T1 निकालने का मेरे पास जो तरीका है कि मुझे अपस्ट्रीम की स्पीड पता है कि बोट की अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वी है। तो मैं इस समय जो टाइम लगने वाला है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 30 बाई x माइनस वी। 30 is the distance, x minus v is the speed, so distance by speed is equal to time plus 44 kilometer downstream, downstream speed is x plus v, तो 44 बाई x प्लस वी, ये कितना दिया हुआ है मेरे पास 10। तो ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दूसरे कंडीशन को देखूंगा, कंडीशन नंबर 2। दूसरा कंडीशन मेरा ये कह रहा है, क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये टाइम देगा 13 घंटा। तो यदि मैं इस 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम का जो टाइम मुझे यदि निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 40 इज द डिस्टेंस, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम वेलोसिटी जो है x माइनस वी, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी कि 55 बाई x प्लस वी। डाउनस्ट्रीम का वेलोसिटी क्या है या डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या है, x प्लस वी, उसका मैग्नीट्यूड x प्लस वी है, इज इक्वल टू 13। ये मेरा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, 30 बाई एक्स माइनस वी प्लस 44 बाई एक्स प्लस वी इज इक्वल टू 10, और 40 बाई एक्स माइनस वी प्लस 55 बाई एक्स प्लस वी इज इक्वल टू 13। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं रिड्यूस कर पाऊंगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो मेरे पास दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं x माइनस वी और x प्लस वी को भी एक वेरिएबल पुट अप कर सकता हूं। तो मैं अब यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से कंसीडर कर लेता हूं। नाउ लेट अस कंसीडर x प्लस वी इज इक्वल टू p and x minus v is equal to q. Then equation 1
and equation 2 will be reduced to, देखो 1 क्या कैसे रिड्यूस हो जाएगा, 1 जो है वो क्या है 30 बाई x माइनस वी प्लस 44 बाई x प्लस वी इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे पुट करो, x माइनस वी इज इक्वल टू क्यू लिया है, x प्लस वी इज इक्वल टू पी लिया है, या फिर सीधा कंसीडर कर लो ना 1 बाई एक्स माइनस वी इज इक्वल टू पी एंड 1 बाई एक्स माइनस वी इज इक्वल टू क्यू। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 30 बाई एक्स माइनस वी यानी कि 30 क्यू प्लस 44 बाई एक्स प्लस वी यानी कि 44 पी इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या लिख सकते हो, 40 बाई एक्स माइनस वी यानी 40 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वी यानी 40 क्यू प्लस 55 बाई एक्स प्लस वी यानी कि 55 इंटू एक्स माइनस वी यानी 55 पी इज इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को आप सॉल्व करो, देखो क्या आता है। अब यदि मैं जो इन दोनों को सॉल्व करना हो तो मैं कोई भी एक मेथड से सॉल्व करके फिर हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यदि हम इसको सॉल्व करके देखें तो एलिमिनेशन मेथड यदि हम लगाएं तो इसको हम लेट्स से इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, 3 4 12, 120 क्यू प्लस 4 4 16, 1 16 and 17, 176 पी इज इक्वल टू 40। और ये क्या रिड्यूस हो जाएगा, 120 क्यू प्लस 3 5 या 15, 1 3 5 या 15 एंड 116 पी इज इक्वल टू 39। अब यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं क्या होगा, 1 1 11 पी इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 1 बाई 11। अब p इज इक्वल टू 1 बाई 11 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट p इज इक्वल टू 1 बाई 11 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या बचेगा, 30 क्यू प्लस 44 इंटू 1 बाई 11 इज इक्वल टू 10, 4 30 क्यू इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, क्यू इज इक्वल टू 6 बाई 30 यानी कि 1 बाई 5। तो P और Q का वैल्यू आ गया। अब हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, 1 बाई एक्स प्लस वी इज इक्वल टू P कंसीडर किया हुआ था यानी कि 1 बाई 11 एंड 1 बाई एक्स माइनस वी इज इक्वल टू Q कंसीडर किया था यानी कि 1 बाई 5। तो इससे हमें क्या मिला, x प्लस वी इज इक्वल टू 11 और इससे मिला x माइनस वी इज इक्वल टू 5। कितना बढ़िया से ये तुरंत रिड्यूस हो गया। अब हम इसमें से इस इक्वेशन को यदि जोड़ दूं, ये गया 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 6 16, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 16 बाई 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस x को आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, अगर ये आपका इक्वेशन नंबर 4 था, पुट x इज इक्वल टू 8 in equation 4, this implies v is equal to 11 minus x, 11 minus 8 यानी कि 4
किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 11 minus 8 is equal to 3। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो कितना हो जाएगा स्पीड, 8 + 3 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकता है। जब उसे अपस्ट्रीम आना पड़ेगा तो उसमें से 8 - 3 = 5 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से वो आ सकता है। तो कितना अच्छा से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी आप देखो उस पर 3 बार इक्वेशन रिड्यूस हुआ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, लेकिन फाइनली हमें जो चाहिए था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये दोनों हमने निकाल लिया। तो इट इज़ वेरी इजी, ऐसा कुछ नहीं है, आप 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स जल्दी से एक बार रिकैप करके देख लेते हैं कि जो पूरा हमारा एपिसोड नंबर 5 था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसमें हमने क्या क्या पढ़े और उसके सारे पार्ट्स जो इस एपिसोड के थे उन सारे एपिसोड्स के सारे पार्ट्स को भी हम थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर लेंगे एक बार कि इस पूरे एपिसोड में हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है उसको हम एज अ फॉर्म ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में वेरिएबल्स 2 होते हैं और वो लीनियर इसलिए होता है क्योंकि उस इक्वेशन की डिग्री जो है 1 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर उस पूरे इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होगी उस सारे वेरिएबल्स में जिस वेरिएबल की भी हाईएस्ट पावर होगी वो 1 ही होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, तभी हम उसको लीनियर कहेंगे। तो इतना हमने देखा था। उसके बाद हमने सॉल्यूशंस की बात करी थी कि जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स होते हैं उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं उसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में। फिर हमने देखा था कि हम हर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस स्ट्रेट लाइन में लाई करने वाले सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो उसका सॉल्यूशन होता है। ये भी हमने पिछले क्लासेस में देखा था। उसके बाद हमने कंडीशंस कुछ देखी थी स्ट्रेट लाइंस की कि 2 स्ट्रेट लाइन आपस में या तो पैरेलल हो सकते हैं या कोइंसाइड हो सकते हैं या वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो यदि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा और इस समय इसका एक यूनिक सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। यहाँ पे मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, मतलब 2 इक्वेशंस, क्योंकि ये 2 लाइंस हैं तो 2 इक्वेशंस होंगी और उन दोनों इक्वेशंस की जो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा जो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, यानी कि वो इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा, लाइन 1 का भी सॉल्यूशन होगा और लाइन 2 का भी सॉल्यूशन होगा। और अपने अपने लाइंस के तो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हैं, उस पर बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो इसका भी सॉल्यूशन है और उसका भी सॉल्यूशन है। तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाले लाइंस में जो कंडीशन होगा कि a1/a2 जो होगा वो कभी भी b1/b2 के बराबर नहीं होगा। और जो दूसरा हमने कंडीशन देखा था कि वो लाइन या तो कोइंसाइड ही कर जाएंगी, तो एक्चुअली में वो एक ही लाइन है। जैसे हमने देखा कि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस केस में जो होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होगा ही और इज इक्वल टू c1/c2 भी होगा। जो 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमने लिखा है उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में जो दोनों इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन जो है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशन होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड दैट इज इक्वल टू c1/c2 भी। तो वो दोनों लाइन एक्चुअली में कोइंसाइड कर रहे होंगे। और तीसरा कंडीशन है कि दोनों लाइन पैरेलल होंगे, दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो दोनों के कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। इस केस में जो होगा वो a1/a2 will be equal to b1/b2 but that will not be equal to c1/c2। तो उस केस में कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता है और वो दोनों लाइन पैरेलल्स होंगे। फिर हमने देखा था मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें
प्रायः हमने 3 मेथड देखा था, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीनों मेथड्स का यूज़ करके हम एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को हम या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने लास्ट में देखा कि इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें जो है x की पावर होल नंबर नहीं होगी, पर जैसे 1/x या 1/z के फॉर्म में होगा तो उसमें हम 1/x या 1/z को या 1/x प्लस b 1/x प्लस y ऐसा कुछ एक चीज़ होगा जिसको हम एक पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे या कंसीडर कर लेंगे और उसको रिड्यूस कर लेंगे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। फिर उस वेरिएबल्स को सॉल्व करके जो वैल्यूज़ आएगा उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पहला इक्वेशन में से जो x और y का वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये पूरा जो सीरीज़ था अलजेब्रा सीरीज़, उसमें एक और सीरीज़ चल गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, और उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सारे पार्ट्स में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। तो अभी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये अलजेब्रा सीरीज़ की एपिसोड नंबर 5 आज यहीं पे हमारी फिनिश हो रही है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं हायर पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे और हायर पॉलिनोमियल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।